विधानसभा में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। बीजेपी कह रही थी कि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा करते हैं, वोट चोरी के जो आप बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट कर रही थी, शोर मचा रही थी। एक अलग ही नज़ारा मनदीप जी देखने को मिला। शायद ये बहुत कम होता है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में कि जब सरकार कहे XYZ किसी भी इशू के ऊपर कि आइए इसके ऊपर चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि नहीं, हमें चर्चा नहीं करनी है। इस पूरी की पूरी चर्चा के दौरान वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम दावे सदन के पटल के ऊपर नहीं रख सकते थे जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी नहीं थी, कांग्रेस को यह मालूम नहीं था कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। बीजेपी ने मौका उठाया और कांग्रेस को मौका भी दिया, लेकिन कांग्रेस मौका चूकती हुई नजर आई। हमें तो ये था सर, जो लोगों से बातचीत हो रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव की जगह अब की बार वोट चोरी को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनेगा विधानसभा के अंदर, ये एक संभावना जताई जा रही थी। वोट चोरी की बजाय बाकी और तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा हमने सुनी जो 11 साल से लगातार सुन रहे हैं जी। नया क्या था? तो जब गैप आ जाता ना मनदीप जी किसी चीज के ऊपर, तो मुद्दा गर्म नहीं रहता। इसके साथ साथ सर 5 विधायक जैकेट डाल के जाते हैं, वो वीडियो बल्कि काफी वायरल हुई और लोगों ने उनकी जैकेट के कलर भी चेंज कर दिए। क्या है कि मनदीप जी, हम लोग है ना एक ऐसे कल्चर से निकले हैं कि हमारे यहाँ पर अवतारवादी मानसिकता रही है हमारी, फिर उसके बाद हमारी गुलामी की मानसिकता रही है। हमने गुलामी चुनी बाबाओं की, नेताओं की, कि हमारे ऊपर कोई भी बड़े पद के ऊपर आदमी बैठ जाता है तो हम उसके अंदर अवतार की छवि देखने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे नेताओं ने ये चीज मेंटेन भी की कि आप नेताओं की ड्रेस से पहचान लो कि भाई साहब नेता हो गया। क्यों नहीं भाई साहब, ये 4 नेता एक जैसी जैकेट पहन सकते? क्या 4 दोस्त हम लोग नहीं कभी एक जैसे कपड़े पहनते, कभी एक जैसी शर्ट के भाई साहब ये मन लिए तू भी ले? हम लोग करते, हम तो नॉर्मल है, तो ये कौन है? लेकिन सर एक सीरियस मैटर तो है क्या ना? है मैं बताता हूँ, विधानसभा सत्र चला हुआ है, एक सीरियस मैटर है। मैं वही कह रहा हूँ जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हम बातचीत करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा शीतकालीन सत्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आया और बड़ी बात ये देखने को मिली कि वोट चोरी के मुद्दे पे बातचीत हो रही थी। और वो बातचीत जो कांग्रेस लगातार 1 महीने से सड़कों पे है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है एक नेशनल सत्र की, उसके बावजूद इस पे चर्चा बीजेपी करने को सहमत है, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट कर रही है। तीसरा ये है कि जो 5 विधायक हैं उनकी जैकेट भी बड़ी वायरल हो रही है। आज सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर विधानसभा में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। बीजेपी कह रही थी कि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा करते हैं, वोट चोरी के जो आप बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट कर रही थी, शोर मचा रही थी। क्या कुछ कहेंगे सर? एक अलग ही नजारा मनदीप जी देखने को मिला। शायद ये बहुत कम होता है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में कि जब सरकार कहे XYZ किसी भी इशू के ऊपर कि आइए इसके ऊपर चर्चा कीजिए, वो इशू जो इशू विपक्ष का होता है उसके ऊपर सरकार तो कहे कि आइए इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि नहीं, हमें चर्चा नहीं करनी है। ये तो आप देखने को मिलेगा, आपको बार बार देखने को मिलता है जी। कि विपक्ष डिमांड करता है सरकार से, स्पीकर से कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार और स्पीकर इनकार कर दे। ये तो आपको देखने को मिलता है जी कि भाई कोई XYZ इशू सदन के पटल पर जिसके ऊपर चर्चा हो रही है और कोई स्पीकर उसके बारे में बोल रहा है और बोलते बोलते वो मुद्दे से इधर उधर हो जाता है, तो वो चाहे स्पीकर हो या संसदीय कार्य मंत्री हो, वो खड़े होकर टोक देते हैं कि जी आप है ना मुद्दे से भटक रहे हैं, नियम ये कहता है आप इस इशू के ऊपर ऐसे चर्चा नहीं कर सकते। ये तो हम अक्सर देखते हैं जी। लेकिन ये शायद पहली बार और विरला इशू था जब ये हो रहा था कि सरकार तो कह रही है कि हम एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसके दौरान आप
ये वोट चोरी वाले इश्यू के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। और विपक्ष खड़ा होकर कह रहा है कि आप नियम पढ़िए, नियमों को देखिए, नियमों के मुताबिक आप ये जो प्रस्ताव लेकर आए हैं चुनाव सुधार का, इस पर चर्चा कर ही नहीं सकते। ये पावर विधानसभा के पास, विधायकों के पास है ही नहीं, ये चुनाव आयोग का विषय है जी। तो ये अजीब ही अलग ही नजारा था। अक्सर ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सरकार, स्पीकर इजाजत दे देता है विपक्ष को, तो विपक्ष उसको धुरी बनाकर आसपास के जो और इश्यूज होते हैं ना, उनको लपेट देता है जी। उनके ऊपर भी चर्चा कर लेता है, कहते कहते कि जी बस 10 सेकंड बोलूंगा, नहीं जी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बात है, मैं आ रहा हूं जी, इश्यू के ऊपर आ रहा हूं। ये तो हम देखते हैं। लेकिन जब मौका था कि भाई चुनाव सुधार के ऊपर अगर बात हो रही है, तो फिर इसके ऊपर भी तो बात होगी कि खामियां क्या है जी। किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। और सुधार करने की जरूरत है तो क्या इसका इशू खामियां हैं, तो क्या इसका इशू ये आपका वोट चोरी का मुद्दा नहीं बनता? क्या आप इस पूरी की पूरी चर्चा के दौरान वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम दावे सदन के पटल के ऊपर नहीं रख सकते थे जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख रहे हैं? या फिर आप प्रदेश के अलग अलग विधानसभा हलकों में जाकर, जिलों में जाकर धरने प्रदर्शन करते हुए, रैलियां करते हुए जो बोल रहे हैं? तो एक तरह से मौका था ये जी। तो ये कहीं ना मौका कहीं था। कहीं ना और कहीं मौके कांग्रेस को कांग्रेस कांग्रेस चूकती की हुई तैयारी नजर आई। नहीं थी। कांग्रेस की तैयारी नहीं थी। कांग्रेस को ये मालूम नहीं था कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। ये दांव इन पे उल्टा पड़ा कहीं ना कहीं। हो सकता है, हो सकता है, जी। हो सकता है कि कांग्रेस की तैयारी नहीं थी और बीजेपी की बहुत जबरदस्त तैयारी हो, क्योंकि एक ऐसी पिच जिसके ऊपर विपक्ष ऑलरेडी खेल रहा है, उसके ऊपर खेलने के लिए बीजेपी तैयार है, तो इसका मतलब बीजेपी की तो तैयारी थी। और कांग्रेस को शायद ये लग रहा होगा कि बीजेपी इसके बारे में तो बात करेगी ही नहीं, और इसलिए तैयारी करके नहीं आए। लेकिन ये जो दलील है ना, ये इसलिए हजम नहीं होती, ये नहीं चलती, क्योंकि आप विधानसभा से पहले पूरे हरियाणा में, यहां तक कि दिल्ली तक में रैली कर रहे हैं इस इशू को लेकर। जी। तो तैयारी क्यों नहीं है आपकी? आपको तो एक एक चीज, एक एक फैक्ट, जो जो आपके आरोप हैं वो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। रात को सोते को उठा के आपके किसी नेता से पूछ लें तो आपको तो सब कुछ रटा रटाया होना चाहिए, कागजों की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों से आप इस इश्यू को उठा रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, तो आपको तैयारी की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। और ये मौका था, और शायद बीजेपी को लगा हो कि कांग्रेस इसके जरिए एक नैरेटिव जनता के बीच में बिल्ड कर रही है और शायद जनता के ऊपर इसका कुछ ना कुछ असर हो रहा है। जी। इसलिए बीजेपी ने सोचा कि इसके बारे में बात करना और अपना जो पक्ष है वो जनता तक पहुंचाना जरूरी है। जी। ऐसे में बीजेपी ने मौका उठाया और कांग्रेस को मौका भी दिया, लेकिन कांग्रेस मौका चूकती हुई नजर आई। और एक और बात, कांग्रेस की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि हम अगले विधानसभा सत्र में वोट चोरी को लेकर प्रस्ताव लेकर आएंगे। जी। लेकिन मनदीप जी, जब ये मुद्दा आज का है, हाँ। जब आप इस मुद्दे को लेकर हरियाणा में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो इस विधानसभा सत्र में इसके ऊपर प्रस्ताव क्यों नहीं आया? हमें तो ये था सर, जो लोगों से बातचीत हो रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव की जगह अब की बार वोट चोरी को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनेगा विधानसभा के अंदर, ये एक संभावना जताई जा रही थी। लेकिन ये सारा का सारा उल्टा ही रहा। मनदीप जी, लग ये रहा था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसका आधार ही वोट चोरी है। जी। कि भी आप ये मान रहे हैं कि ये जो सरकार है ये जनमत से नहीं बनी है, वोट चोरी से बनी है, इसलिए जनता का इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लग जी। तो ये रहा था कि ये होना चाहिए था, लेकिन वोट चोरी के बजाय बाकी और तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा हमने सुनी, जो 11 साल से लगातार सुन रहे हैं कि जी विकास में पिछड़ गया, अपराध ज्यादा हो गया, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है।
ये सारी चीजें 11 साल से हो रही है ना। जी। नया क्या था? ये जो महंगाई नया महंगाई का विधानसभा मुद्दा सत्र भूल था, भूल गए। नई सरकार बनी थी, जी। तो इस इशू के ऊपर आना चाहिए था ना। जी। और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी सीएम ने उनको टोका कि आप महंगाई का मुद्दा नहीं आपने इसमें डाला, बल्कि सीएम उनके मजे लेते हुए नजर आ रहे थे विपक्ष के। मैं कह रहा हूं ना, देखो महंगाई का भी हो गया और बहुत सारे इश्यूज हो गए। जी। तो ये तो जो है ना, बीजेपी वो बात निश्चित तौर पर कहेगी हम्म। जो विपक्ष को चुभे, जो विपक्ष के एंटी जाए। और विपक्ष हर वो बात कहेगा, हर वो मुद्दा उठाएगा जो सरकार को चुभे, सरकार के एंटी जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो चुनाव सुधार का इशू था और इसके इर्द गिर्द जो तमाम बातें हो सकती थी, ये मौका बीजेपी ने दिया कांग्रेस को और बीजेपी इससे चूक गई। अब इसकी भरपाई क्या अगले सत्र में हो पाएगी? क्या तब तक ये मुद्दा बना रहेगा? क्योंकि आपने ये देखा होगा ना कि एक बार कांग्रेस के इशू को उठाती है, अब उसको लेकर रैलियां, धरने, प्रदर्शन नहीं हो रहे ना कितने दिनों से। जी। राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया, फिर भूल गए, जर्मनी चले गए, अब फिर वापस और चीजों के ऊपर लग गए। तो जब गैप आ जाता ना मनदीप जी किसी चीज के ऊपर, जी। तो मुद्दा गर्म नहीं रहता। अब कॉन्टिन्यूअसली वो जो ना कि भाई आप पत्थर के ऊपर भी रस्सी घिसने से निशान पड़ जाता है। आप जब लोहा गर्म हो तब चोट मारते रहते हैं तो ही वो आपके हिसाब से शेप लेता है। लेकिन जब आप लोहे को ठंडा कर देते हो उसके बाद मारे जाओ चोट, तो वो इतनी आसानी से शेप नहीं लेता। तो जब लोहा गर्म था उस टाइम पर आपने ठंडा छोड़ दिया, उसके बाद आप देखो फिर से गर्म करोगे, फिर वही चीज, लोगों को बोरियत महसूस होने लग जाएगी। और ये मान के चलिए, जनता राजनीति में सिर्फ इश्यूज नहीं देखती है, जनता ये देखती है कि मजा किस इशू में आ रहा है। जी। जी। इसके साथ साथ सर 5 विधायक जैकेट डाल के जाते हैं, वो वीडियो बल्कि काफ़ी वायरल हुई और लोगों ने उनकी जैकेट के कलर भी चेंज कर दिए। लेकिन ये भी हो सकता था कि उन जैकेटों की जगह अगर वो विधायक जो लोगों के आम मुद्दे हैं, उनका कुछ ऐसा डाल के जाएँ, ताकि एक मैसेज भी जाए, कुछ ऐसा हो सकता था? दो पहलू हैं मनदीप जी, बिल्कुल आपके सवाल में ही दोनों जवाब एक तरह से आ गए हैं। हुँ। पहली बात तो ये है कि अगर विधायक, क्योंकि आजकल हो गया है ना ये, भी जैकेट डाल ली तो इस बात के ऊपर उनकी ट्रोलिंग हो जाती है, कहीं फोटो खिंचवा लिया तो जैकेट और ट्रोलिंग हो मफलर, जाती है। मफलर का तो भी है। अच्छा, मफलर भी, हाँ मफलर भी एक जैसे हो गए तो ट्रोलिंग हो जाती है। क्या है कि मनदीप जी, हम लोग है ना एक ऐसे कल्चर से निकले हैं कि हमारे यहाँ पर अवतारवादी मानसिकता रही है हमारी। फिर उसके बाद हमारी गुलामी की मानसिकता रही है। सदियों तक हम लोग गुलाम रहे, अलग अलग राजे महाराजाओं के, फिर अंग्रेजों के। और उसके बाद हमने गुलामी चुनी बाबाओं की, नेताओं की। पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे जो मेंटेलिटी है ना, वो ये है कि हमारे ऊपर कोई भी बड़े पद के ऊपर आदमी बैठ जाता है तो हम उसके अंदर अवतार की छवि देखने लगते हैं कि भाई ये तो है ना कुछ अलग ही होगा। जी। इसका व्यवहार, इसकी बोलचाल, इसके कपड़े अलग ही होंगे। इसलिए बहुत सारे नेताओं ने ये चीज मेंटेन भी की कि आप नेताओं की ड्रेस से पहचान लो कि भाई साहब नेता हो क्या आप। ऐसा ड्रेस कोड बनाया। जी। बहुत सारे लोगों ने इसको जानबूझ के मेंटेन किया। बहुत सारे लोगों ने आचरण अपना इस तरह का बनाया कि भाई आम जो लोग आम जीवन में, सामान्य इंसान सार्वजनिक तौर पर जो चीजें करते हैं वो नेता लोग नहीं करते हैं। कहीं पर भी यार दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली, कहीं पर भी मतलब बैठ के खाना, कहीं पे भी उठना बैठना, या लहजा जो बातचीत का होता है वो नेता का अलग ही हो जाता है। तो हमारे भीतर ये जो अवतारवादी, ये जो गुलामी और ये जो नेताओं को, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को एक अलग सांचे में ढालकर अलग नजरिए से देखना, ये मानसिकता हमारे भीतर सदियों से पनपी हुई है, बनी हुई है। और 75 साल की डेमोक्रेसी के बाद भी हम लोग उसी ढर्रे, उसी मानसिकता के बीच फंसे हुए हैं। हम लोग ये देख ही नहीं सकते, हम लोग ये मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं भाई साहब ये 4 नेता एक जैसी जैकेट पहन सकते?
जी। क्या चार दोस्त हम लोग नहीं कभी एक जैसे कपड़े पहनते, कभी एक जैसी शर्ट के भाई साहब ये मन ने लिए तू भी ले? क्या हम लोग आपस में कभी फोटो नहीं खिंचवाते? हम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जाते? हम लोग कभी मतलब क्यों हम लोग करते हैं, हम तो नॉर्मल हैं, तो ये कौन है? लेकिन सर एक सीरियस तो मैटर है क्या ना। है मैं बताता हूं, मैं सर वही कह रहा हूं विधानसभा मनदीप सत्र जी। चला हुआ है, एक सीरियस मैं मैटर है। वही मैं वही कह अगर रहा हूं जी, मनदीप जी, किसी भी नेता की बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए कि भाई साहब आप है ना विधानसभा के भीतर आपने अपने हलके के इश्यू नहीं उठाए। भाई साहब आपको ये मुद्दा कहा गया था, ये आपने बात नहीं बोली। जी, भाई आप अपने हलके में लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। तमाम इश्यूज हो सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं, आपको ज्ञान नहीं है, ये है वो, तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मानसिकता है ना कि भी नेताओं को बिल्कुल अलग मानना, नेता को आज मैं क्या, नेहरू की है ना आज की तारीख में पता है किस बात पे ट्रोलिंग होती है बहुत सारी? जी, कि सिगरेट पीते हुए के फोटो है। तो नेता ऐसे कैसे सार्वजनिक सिगरेट पीते थे? लेकिन पीते थे भाई, हाँ, सार्वजनिक तौर पर पीते थे। ये 60s 70s के बाद ये निकोटीन के खिलाफ, स्मोकिंग के खिलाफ अभियान चलने शुरू हुए। उस टाइम पर तो बॉस पीते थे, नेहरू पीते थे, सार्वजनिक तौर पर मीटिंग्स में पीते थे। तो ये चलन था उस टाइम का। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के भीतर खड़े होकर कहा था कि भाई मैं कंवारा जरूर हूं लेकिन शायद ब्रह्मचारी नहीं हूं। हाँ, ये कहा था उन्होंने, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो नेता इतने बड़े मानसिकता, इतनी बड़ी सोच के लोग थे। वो लोगों को बताना चाहते थे कि भाई हम हैं ऐसे ही आपके जैसे, हम लोग सामान्य इंसान हैं, हमें ये अवतार की नजर से मत देखो। लेकिन एक दौर चल रहा है आज के तारीख में नेताओं को अवतार बनाने का, और फिर कुछ लोग हैं जो इस उसमें लगे हुए हैं कि नहीं हमें वो पुरानी मानसिकता नहीं छोड़नी है। उनका नेताओं के साथ बोलना, उनका नेताओं के साथ आचरण करना, नेताओं को उस नजरिए से देखना, उसी सांचे में ढाले रखना, छोटी छोटी बातों के ऊपर फिर उनको ट्रोल करने लग जाते हैं। देखो राहुल गांधी की लड़की के साथ फोटो है, जी, नेहरू की लड़की के साथ फोटो है, देखो इन्होंने ना ऐसी जैकेट पहन ली। राहुल गांधी को भी खूब ट्रोल किया जाता है कि भाई ऐसी टी शर्ट पहन ली, ये कोई मतलब है ये टी शर्ट पहन के संसद में आ गए, ये टी शर्ट पहन के रैली में आ गए। तो ये धारणाएं अगर कुछ लोग तोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि और करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई साहब इंसान ही हैं ये लोग, हमारे जैसे इंसान ही। उससे पता है क्या होता है, एक नेता के बारे में आपकी जो हायरार्की होती है, आप हिचकिचाते हैं किसी से मिलने में, आप हिचकिचाते हैं उनको कोई बात कहने में, तो ये चीजें टूट जाती हैं। उसको लगता है कि ना यार, यार दोस्तों तो मिलने वाला आदमी है, हंसी मजाक करने वाला आदमी है, तो मैं इतने सारी बात कह सकता हूं। तो ये एक जनता और नेता के बीच में जो दूरी होती है ना, इससे ये कम होती है जब नेता जनता के जैसा दिखता है, जनता के जैसा व्यवहार करता है। नेताओं की मैं कह रहा हूं आलोचना करने के लिए हजारों हजार इशू हैं। जी। जी। तो सर जो कांग्रेस का हम 1 महीने 2 महीने से देख रहे हैं, वोट चोरी की बात करें या फिर अब जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जो राहत मिली है, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या कांग्रेस जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनसे भटक चुकी है और अपनी जो पार्टी की नीतियाँ हैं, उसको आगे लेके आ रही है? देखो क्या है कि दो चीजें होती हैं। अगर आपको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, या तो अपना कोई इशू जनता के ऊपर थोप दीजिए, अपना कोई एजेंडा, अपना कोई प्रोपेगेंडा, अपनी कोई आइडियोलॉजी वो जनता के ऊपर थोप दीजिए, और फिर इतनी मेहनत कीजिए कि जनता आपकी बात को मान ले। जनता मान ले कि हिंदू खतरे में है, या जनता मान ले कि भाई पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन या फिर स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। ये आपका एजेंडा जनता के ऊपर थोपने की प्रक्रिया है। दूसरा तरीका यह है, अगर आपको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, जो ऑलरेडी जनता का कोई इशू है, आप उसके साथ जाकर खड़े हो जाइए। तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो वोट चोरी का इशू है, इसके बारे में जनता बोले, इसके बारे में जनता सोचे, इसके बारे में मेहनत कर रही है। या कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो बीजेपी सरकार के दौरान तमाम केसेस चले वो झूठे हैं,
ये साबित करके कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जनता के ऑलरेडी इशू हैं, जिनसे जनता जुड़ी हुई है, एचपीएससी का इशू है। हरियाणा के लोगों जी। को बड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। सीईटी का इशू है, जी। एचएसएससी का इशू है, भर्तियां नहीं हो रही हैं। 2 लाख पदों पर भर्तियां करनी थी, कितनी भर्तियां हुई हैं? और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर इनके साथ कोई पार्टी खड़ी होगी तो जनता उसके साथ जुड़ जाएगी। अब ये तय कांग्रेस को करना है कि भी आप कौन से तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने पहला तरीका अपनाया है और दूसरे तरीके में वो बहुत लैग कर रही है। वो नहीं खड़ी हो रही है एचपीएससी के युवाओं के साथ, वो नहीं खड़ी हो रही है एचएसएससी सीईटी वालों के साथ, और वो आक्रामकता दिखा रही है अरावली जैसे इशू को लेकर। जी जी। विधानसभा के अंदर बात करें, जैसे पंचायत मंत्री ने कांग्रेसियों को भगोड़े कहा। अगर सीएम की बात करें, सीएम रघुवीर कादियान को दादा कह के संबोधित कर रहे थे, एक सम्मान दे रहे थे। तो और रघुवीर कादियान की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें रघुवीर कादियान कह रहा है कि आप बाहर आना, मैं 1 मिनट में पटक दूंगा, कुछ ऐसा। नहीं, वो एक्चुअली क्या था, कि उनको है ना, जैसे मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि भी कांग्रेस ये जो है विश्वास प्रस्ताव लेके आई है, हाँ, एक बुजुर्ग आदमी को आगे कर दिया हाँ, और मतलब इनको बुजुर्ग को वो कर दिया। तो हाँ, वो काद्यान साहब को ये बात चुभ गई, हाँ। क्योंकि भी आपको है ना, मतलब आपकी क्षमता के ऊपर एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है। जी। तो फिर उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि भी ऐसा नहीं है कि वह गुड़ का देख ले, 2 मिनट में सर लागेगा जाके। तो उस टाइम पर इसको हंसी मजाक में सबने टाल दिया था, ये मुख्यमंत्री ने भी टाल दिया था, स्पीकर खुद इस बात के ऊपर हंस रहे थे। लेकिन इसका बाद में कुछ अलग नैरेटिव बनाया जा सकता है, क्योंकि लहजे में 2 अंतर वहां पर देखने को मिले। एक तो नाराजगी, जो काद्यान साहब की वो नाराजगी देखने को मिली, शायद वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं जी। उनका लहजा भी था, उन्होंने हंस के जवाब दिया उस बात का। मतलब जी। आपकी तरफ कोई सख्त हो रहा है तो उनको ठंडा करने का काम किया, उनकी भी तारीफ हो रही है। जी। अब कौन सा लहजा आपको सही लगता है, कौन सा गलत लगता है? कुछ लोग मुख्यमंत्री की बुराई भी कर रहे हैं इस बात को लेकर कि भी उनको उल्टा जवाब देना चाहिए था, उनको ये बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था। फिर तो नायब सिंह सैनी रहेंगे ही नहीं। ये किसी भी आदमी से ना उसकी यूएसपी छीनने वाली बात होती है जी। कि भी आपका एक गुण है जिसके आधार के ऊपर आप जनता के बीच में जगह बना रहे हैं, आपकी एक पॉजिटिव मतलब वेव है इस बात को लेकर। विरोधी भी ये कहते हैं कि नहीं, बोलता ठीक है, व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई विरोधी भी आपकी इस बात को लेकर तारीफ करता है। अगर आप किसी से ये छीन लेंगे जी। तो फिर आप बाकी लोगों के जैसे नहीं हो जाएंगे। फिर आपकी भी तुलना क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर से होगी या और मुख्यमंत्रियों से होगी। तो ये था, वो वहां पर मजाक में था। उसके बाद फिर इसके अलग अलग नैरेटिव आप कुछ भी बनाते रहिए, लेकिन विधानसभा के भीतर है ना, कुछ एक पहलुओं को छोड़ के हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई आप जब भी देखेंगे जी। ठीक ठाक रहती है। बाकी प्रदेशों के लिहाज से तो और बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अभी तो स्पीकर हैं, इनका लहजा बल्कि बड़ा सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। पिछले स्पीकर का तो मतलब एरोगेंसी, बहुत ज्यादा बदतमीजी भी कर देते थे वो कई बार। बल्कि इन स्पीकर का तो मतलब ये रहता है कि बड़ा सॉफ्ट है वो, विपक्ष की लगभग बराबर ही सुनते हैं वो। जी। तो और मुख्यमंत्री भी कभी इस एरोगेंट तरीके से नहीं बोलते कि सामने वाले को कोई ऐसी बात चुभ जाए। एक दूसरे के बीच बीच में ये तारीफ भी कर देते हैं। ये हाँ। अच्छा तरीका होता है विधानसभा चलाने का। बहुत सारे लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं कि देखो हंस के बात कर रहे हैं, देखो साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, देखो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या करें भाई साहब, वहां पिस्तौल लेके जाए, जाते ही गोली मार दे एक दूसरे का। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, जी। ये अभी लोगों के जहन में घुसी नहीं है। यहां पर जो आपका विरोधी होता है वो आपका दुश्मन नहीं होता है, ये आपका सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी है, ये दुश्मन नहीं है। जहां पर आप अपने राजनीतिक विरोधी को दुश्मन की कैटेगरी में रख देंगे तो उसको आप लोकतंत्र नहीं कहेंगे, वहां पर तानाशाही शुरू होती है। और जी। तानाशाह क्या करता है, आपके हर एक राजनीतिक विरोधी को मरवा देता है। तो हम लोग लोकतंत्र हैं,
नेताओं के बीच में इसी तरह की टीका टिप्पणी, बातचीत, मखौल, कोई गरम, कोई ठंडा, कोई एग्रेसिव, कोई नरम, ये होता रहेगा तो ही ये डेमोक्रेसी चलेगी, तो ही ये विधानसभाएं, ये संसद चलेगी, तो ही इनके भीतर चर्चा हो पाएगी। अगर इन लोगों में दुश्मनी हो जाए, जैसी आम जनता के बीच में, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में हो जाती है, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी है? मारने लग जाएंगे लोग एक दूसरे को, अगर ये नेता एक दूसरे को गालियां सदन में बैठकर देने लग जाएं। जबकि ये नेता तो आपस में हंसते बोलते हमेशा एक साथ बैठे खाते हुए दिखते हैं, तो जनता के बीच इतना जहर है कि ये फलानी पार्टी का है यार, इस तो बातचीत बंद है मेरी, रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं लोग, यारी दोस्तियां खत्म हो गई है ना, ये तो बीजेपी वाला है ना, ये तो कांग्रेसी है पक्का, ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस टाइम जनता के बीच इतना जहर है जब नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी एक ही कमरे में बैठ के हंस बोलकर चाय पीते हैं, जब विधानसभा सेशन के दौरान, लोकसभा सत्र के दौरान तमाम पार्टियों के नेता आपस में हंसते बोलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अभी नवीन जिंदल साहब के परिवार में शादी थी, आपने देखा तमाम पार्टियों के नेता एक ही गाने के ऊपर वहां पर नाच रहे हैं जी। जब नेता आपको इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं, बावजूद इसके जनता के बीच में इतना जहर है, जिस दिन ये नेता जनता के स्तर के ऊपर उतर आएंगे, वो भी इसी तरह से आपस में बोलचाल बंद कर देंगे, एक दूसरे को गालियां देने लग जाएंगे, एक दूसरे से संबंध तोड़ लेंगे, तो आप मान के चलिए कि जनता के बीच कितना जहर होगा। ये तो मार काट देंगे एक दूसरे को शक्ल देखते ही। अब तो सुधार होने लगा है, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोई भी रैली फ्लॉप नहीं होती। अब सभी ना रैलियों में चले जाते हैं, ऐसा नहीं सुधार होने लगा है। नहीं, बहुत सा आम लोग है ना, हाँ। पार्टी न्यूट्रल हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर आम लोगों में बहुत फर्क है, वो सबकी बुराई भी कर लेते हैं, वो सबकी तारीफ भी सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं। लेकिन एक वर्ग है हमारे जैसा, सोशल मीडिया का वर्ग है, उनको ये है ना बंटवारा चाहिए, क्योंकि जब तक ये बंटवारा नहीं चलेगा, ये बंटवारा नहीं होगा, ये जहर बहुत ज्यादा नहीं होगा, तब तक सोशल मीडिया की दुकान नहीं चलेगी जी। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो आपने कुछ लिख दिया तो उसके ऊपर बहस होनी चाहिए ना, तो चीज आगे बढ़ेगी ना। जी सर, विधानसभा पे हम बात कर रहे थे, तो इनेलो के जो 2 विधायक है वो भी वहां पे बैठे थे, क्योंकि उनके बात करेंगे तो ये सारा मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा आज। तो उनको बड़ा मौका मिला अब की बार बोलने को, क्योंकि कांग्रेस वॉकआउट कर जाती थी तो उनको मौका मिल जाता था। तो उन्होंने खूब भड़ास निकाली कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को उन्होंने जो बोलना था वो सब बोला। अच्छा, वक्ता भी तो अच्छे हैं ना दोनों। हाँ जी, वक्ता अच्छे हैं, फ्लो बहुत अच्छा है, हाँ तैयारी करके आते हैं जी, पढ़ते लिखते हैं दोनों जी, तो बहुत अच्छे से बोले। लेकिन मैंने एक बात कहा था आपको कि संघर्ष है बीजेपी से अलग, कांग्रेस और इनेलो के बीच में संघर्ष है कि ये साबित किया जाए कि असली विपक्ष कौन है, वो पार्टी कौन सी है जो बीजेपी को मात दे सके। तो इस संघर्ष में सिर्फ बीजेपी निशाने पर नहीं लेनी होती जी, एक दूसरे को भी निशाने पर लेना होता है। तो ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, ये विधानसभा के भीतर भी देखने को मिला, क्योंकि इनेलो को पता ये है कि आपकी लाइन तभी बड़ी होगी जब कांग्रेस की छोटी होगी। जी, आज की तारीख में बीजेपी अपना एक सर्टेन अच्छा खासा वोट बैंक बना चुकी है, ऐसा वोट बैंक बना चुकी है कम से कम 25-30% जो हाल फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आता है। तो जो संघर्ष है वो बाकी का जो 70% के आसपास है उसके भीतर है कि उस वोट बैंक को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वो बिखरा हुआ है, वो कहीं निर्दलियों के साथ है, कहीं कांग्रेस के साथ है, वो कहीं इनेलो के साथ है, वो जेजेपी के साथ है, कोई और नई उम्मीद भी उनको नजर आती है, तो वो बिखरा हुआ वोट बैंक है। तो सारा संघर्ष उस स्टेक के भीतर एक बड़ा चंक अपनी तरफ लाने का है, तो ये देखने को मिलेगा जी। अब इसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता इनेलो के बारे में बात ही नहीं करते जी, वो कोई सवाल भी करेगा तो उसको एक लाइन में टाल देते हैं, लेकिन इनेलो जमकर बात करती है। कांग्रेस इस रणनीति पर चल रही है कि इग्नोर करोगे तो अच्छा रहेगा जी, और इनेलो इस रणनीति पर चल रही है कि जितना चोट मारोगे उतना अच्छा रहेगा।
अब देखो ये किसकी नीति रणनीति कामयाब रहती है। जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद।